वीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और हमारा आज का अध्याय है काव्य गुण। काव्य गुण क्या होते हैं? गुण कहते किसे हैं? गुण वे होते हैं जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वृद्धि करते हैं। परिभाषा देखिए, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है और आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है। देखिए, जो भरत मुनि ने मानी है वो कौन कौन से हैं गुण? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 उन्होंने गुणों की संख्या मानी है। लेकिन ये विद्वानों में मतभेद रहा है। कई लोगों ने 3 मानी है, कई ने 10 मानी है, लेकिन अनेक विद्वानों ने गुणों की संख्या 3 मानी है। यानी ज़्यादातर जो विद्वान हैं, जो काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने गुणों की संख्या 3 मानी है। कौन कौन सी? माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 उन्होंने गुणों की संख्या मानी है। हिंदी के आचार्यों ने सामान्यतः 3 गुणों को ही महत्व दिया है। देव एवं भिखारीदास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ये देखिए, हर जगह अपवाद होते हैं। ये भी हिंदी में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्कृत आचार्यों की बात को मानते हैं और गुणों की संख्या 10 मानते हैं। गुणों के विवेचन के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद होते हुए भी अधिकतर ने गुणों की संख्या 3 ही मानी है। अब ये 3 गुण कौन कौन से हैं? काव्य गुण समझ में आ गया किसे कहते हैं? जो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, उसमें नित्य रूप से विद्यमान होते हैं, वे काव्य गुण कहलाते हैं। अब मुख्य 3 गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? अब इसे समझने का प्रयास करेंगे। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। अभी हमने पिछली कक्षा में रस के बारे में पढ़ा था कि रस किसे कहते हैं, रस का कार्य क्या होता है। ये काव्य अनुभूति कराने में जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। तो रस में भी गुण, जो काव्य गुण हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर काव्य में कौन कौन से रस होंगे? तो वे रस होंगे विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस। इन 3 रसों में विशेष रूप से ये गुण पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। कि माधुर्य गुण जो है वो उसमें किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है? तो कैसे? मृदु वर्णों का। मृदु मतलब जो कोमल वर्ण होते हैं उनका प्रयोग होता है। जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, त और द और न आदि। ट वर्ग को छोड़ देंगे क्योंकि ट वर्ग ये कठोर शब्दों में आते हैं, कठोर वर्णों में इनको गिना जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं ये मृदु वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं का प्रयोग माधुर्य गुण युक्त रचना में किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। कठोर वर्ण अभी मैंने बताया, ट वर्ग जो है, श, श, ये हैं, ये वर्ण जो होते हैं ये कठोर वर्णों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। इनका जो अंतिम वर्ण होता है, ठीक है, वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे अनुस्वार भी कहते हैं, वे अनुस्वार भी अनुनासिक वर्णों की श्रेणी में ही आते हैं। और अल्प समास या समास का अभाव होता है, यानी कि इसमें बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं होता, यानी सामासिक रचना का प्रयोग नहीं होता। किसमें? माधुर्य गुण। जहाँ पर काव्य में माधुर्य गुण होता है वहाँ पे समास नहीं होते। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहितता, चित्र की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। इसका मतलब क्या है कि जो कानों को प्रिय लगता हो और आर्द्रता, समास रहितता जिसमें समास न हो, चित्र की द्रवणशीलता यानी चित्त को जो आनंदित कर दे, द्रवित कर दे और प्रसन्नता प्रदान करे, ऐसी काव्य रचना किससे होगी? माधुर्य गुण से युक्त काव्य रचना कहलाएगी। अब उदाहरण देखिए माधुर्य गुण का। वसु मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ पर ये जो काव्य पंक्ति आई गई है, इसमें देखिए म वर्ण न वर्ण की अधिकता है। इसका मतलब यहाँ पर कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। ये कोमल वर्णीय रचना होने के कारण यहाँ पर माधुर्य गुण है। ठीक है, एक और हम उदाहरण देखते हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है और चित्त को आनंद प्रदान करने वाली, द्रवित करने वाली ऐसी रचना है, तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण आया है। एक और आप उदाहरण देख सकते हैं। फटा हुआ है नील वसन क्या, यों ओवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? माधुर्य गुण है, क्योंकि यहाँ पर भी कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोमल वर्ण यहाँ पर आए हैं, मैं वर्ण की अधिकता है। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं ओज गुण। ओज गुण क्या होता है? परिभाषा देखिए। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस रचना को सुनकर, पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर अगर हृदय में ओज उत्पन्न हो, उमंग हो, उत्साह का संचार हो, तो वह काव्य रचना क्या कहलाएगी? ओज गुण प्रधान काव्य रचना कहलाती है। देखिए परिभाषा सुनिए। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। हमने रस पढ़े थे, तो हम बात कर रहे हैं वीर रस कहाँ होता है? जहाँ उत्साह का संचार होता है, विभत्स और रौद्र और भयानक, ये रस जहाँ पर जिस भी काव्य रचना में होते हैं, वह रचना ओज गुण युक्त रचना कही जाती है। ठीक है, इस प्रकार काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं। इसमें संयुक्त वर्ण र के संयोग युक्त ट, ठ, ड, ढ, ण का प्राचुर्य होता है। यहाँ पर कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। देखिए माधुरी गुण में तो अभाव होता है और ओज गुण में इनका प्रयोग होता है। ट, ठ, ड, ढ, ये जो एक तो पंचम वर्ण है और दूसरे ट, ठ जो कठोर वर्ण हैं, इनका प्राचुर्य इसमें होता है। प्राचुर्य मतलब इसमें अधिकता पाई जाती है, ये वर्ण इसमें दिखाई देंगे। आप अभी उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। और समासाधिक्य और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। समासाधिक्य का मतलब है समास ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, तो समास यहाँ पर अधिक दिखाई देंगे। जबकि माधुर्य गुण में क्या होता है? इसका एकदम विपरीत होता है, वहाँ पर समास नहीं प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ये जो उदाहरण इसमें आया है, इसे पढ़कर मन में उत्साह का, उमंग का एक भाव आता है, एक वीरता का भाव आता है। तो यहाँ पर के देखिए जो वर्ण है बुंदेले, द वर्ण की द आया है इसमें, द वर्ण अधिकतर दिखाई दे रहा है और जो भाव हैं इसके वो उत्साह पैदा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा गुण आएगा? ओज गुण आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर भी आप देखिए कि मन में एक भाव आ रहा है, वीरता का भाव आ रहा है, उमंग आ रही है। तो भारत के प्रति हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी ओज गुण है।
एक उदाहरण और देखिए, हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फट फट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो यहाँ पर ये जो ड ड ट इस तरह के वर्णों का प्रयोग किया गया है और जो भाषा है उसमें ओज आ रहा है, उत्साह आ रहा है, वीरता का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओज गुण है। तो काव्य में जहाँ पर इस प्रकार के भाव आए, उमंग, उत्साह, तेज, दीप्ति जहाँ पर हो, वहाँ पर ओज गुण माना जाता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा गुण, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण सबसे सरल और स्वतः काव्य को पढ़ते ही चित्त में व्याप्त हो जाने वाला गुण है। तो इसकी इस परिभाषा देखिए, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है निर्मलता, प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होता है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। क्या कहना चाहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी में हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो वो तुरंत ही जल जाएगी, उसी प्रकार से यदि कोई आसान बिल्कुल सरल रचना है जिसे पढ़ते ही उसका अर्थ हमारे चित्त में स्पष्ट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। यानी सरलता लिए हुए जो काव्य है, सुबोध है, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, जो हृदय को शांति प्रदान करता है, जिसको पढ़ने से मन आनंदित हो जाता है, वो रचना प्रसाद गुण युक्त कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वयं में कैसी तत्परता है। देखिए, ये तुकबंदी से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, कोई इसमें ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, कोई सामासिकता नहीं है। ठीक है, और एक और उदाहरण देखिए, हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कितनी सरल बात कही गई है, ईश्वर के प्रति प्रार्थना की गई है। प्रार्थना जहाँ पर भी होती है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, क्योंकि वहाँ विनम्रता के भाव होते हैं और स्पष्ट भाव होते हैं, तो वहाँ पर प्रसाद गुण आएगा। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी का। कैसे कहती हो सपना है अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। देखिए, बहुत ही सरल रचना है, आसानी से जैसे ही हम इसे पढ़ रहे हैं भाव अपने चित्त में स्पष्ट होते जा रहे हैं। एक और उदाहरण आपके लिए यहाँ पर है, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ पर एक साधारण भिखारी की बात कही गई है कि किस प्रकार से वो दो अपने हृदय को तोड़ता है, मतलब ये भाव भी आसानी से स्पष्ट हो रहे हैं। तो जिस रचना को पढ़कर चित्त में भाव स्पष्ट हो जाएं, इसके लिए किसी प्रकार का दबाव या अर्थ काठिन्य ना हो, वहाँ पर क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। ठीक है, तो ये तीनों गुण आज आपको स्पष्ट हो गए हैं। काव्य के कितने गुण माने गए हैं, 3 गुण माने गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने 10 भी माने हैं, लेकिन जो अधिकतर हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, इनके अंतर को स्पष्ट कर लीजिए। और ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लास के टाइम में आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।